हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था आंवला और आंवले के अंतर्गत हमने सारी चीजें पढ़ी थी। आज फ्रूट्स के रूप में ले लेते हैं हम अमरूद। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद के बॉटनिकल नेम की। तो अमरूद का बॉटनिकल नेम हमारे पास में क्या आता है? सीडियम गवाजावा। हमारे पास में अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या आ गया? सीडियम गवाजावा। फिर बात करूं मैं इसकी फैमिली की। तो अमरूद की फैमिली कौन सी होती है? मिट्रेसी। अमरूद की फैमिली कौन सी होती है? मिट्रेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखो, ये आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि अमरूद में जो विटामिन होता है वो विटामिन कौन सा होता है? सी होता है। सबसे पहले बारबाडेंस चेरी की मैं बात करूं सबसे ज्यादा, उसके बाद में आंवले की बात करूं और उसके बाद में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है अमरूद में। अमरूद से हम क्या तैयार करते हैं? जेली तैयार करते हैं। अमरूद से हम क्या तैयार करते हैं? जेली तैयार करते हैं। तो यहाँ बात की हमने इसका ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस के रूप में हम क्या लेते हैं? मैक्सिको। ओरिजिन पैलेस क्या है? अमरूद का मैक्सिको। खाने योग्य भाग और फल का प्रकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग और फल का प्रकार, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हैं। तो सोचिए खाने योग्य भाग क्या होगा। तो हमने कहा था, देखो, एक तो हमने बोला था पेरिकार्प। क्या बोला था? पेरिकार्प। एक बोला था थैलेमस पेरिकार्प और एक अकेला बोला था थैलेमस। तो हम अमरूद में क्या होते हैं? जो फल का प्रकार पढ़ते हैं, खाने योग्य भाग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं थैलेमस पेरिकार्प। अमरूद का खाने योग्य भाग हमारे पास में क्या आ गया? थैलेमस पेरिकार्प आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फल के प्रकार की। तो फल का प्रकार कौन सा था? सरस या बेरी था। अमरूद का फल का प्रकार क्या था? सरस या बेरी के अंतर्गत आता है। अमरूद किसके अंतर्गत आता है? सरस या बेरी के अंतर्गत हमने पढ़ा था। अब उसके बाद देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि जो अमरूद होता है उस अमरूद को हम किस नाम से जानते हैं। तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स का मतलब है उष्ण। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है? उष्ण। तो हमने क्या कहा? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं? उष्ण फलों का सेव। क्या कह सकते हैं? उष्ण फलों का सेव कह सकते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कह सकते हैं। ठीक है। चलो बात करूं मैं इसके सबसे ज्यादा उत्पादन की। तो देखो, भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? यूपी में होता है। भारत में सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। और अपने राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है अमरूद का? सवाई माधोपुर में। और बात करूं मैं भारत की, तो भारत के पटल के ऊपर देखें तो सबसे ज्यादा यूपी में इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जलवायु की। बताइए बेटा, जलवायु कौन सी होगी? तो अमरूद की जो जलवायु होती है वो जलवायु कौन सी होती है? उपोष्ण जलवायु होती है। अरे बहुत आपको देखो, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, इन तीनों को तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। तो अमरूद किस जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। टेम्परेचर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो टेम्परेचर कितना होता है? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे को क्या होता है? अमरूद के लिए आवश्यक होगा। ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं
एक यहाँ मृदा में आप ध्यान रखोगे, मृदा में पीएच, मृदा का पीएच कितना होना चाहिए, तो मृदा का पीएच कितना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए 6.5 से 7.5 तक। कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 तक मृदा का पीएच होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, यदि पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन से रोग का प्रकोप हो जाएगा, विल्ट या उक्ता रोग का प्रकोप हो जाता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 7.6 से अधिक होने पर पीएच कितना, 7.6 से अधिक होने पर विल्ट का प्रकोप बढ़ जाता है। किसका प्रकोप हो जाता है, विल्ट या उक्ता रोग का प्रकोप हो जाता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इसके परिवर्तन पर। अमरूद का परिवर्तन क्या होता, किसके द्वारा होता है, तो अमरूद का जो परिवर्तन होता है, प्रोपोगेशन हम पढ़ चुके। प्रोपोगेशन में मैंने आपको बताया था, एक तो आपके ढेरीदार, एक तो क्या बताया था, डेरीदार, और दूसरी क्या बताया था, गुट्टीदार। डेरीदार को हमने किस नाम से जाना था, माउंड लेयरिंग के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था, माउंड लेयरिंग के नाम से जाना था। और इसी माउंड लेयरिंग को हमने स्टूलिंग भी बोला था, याद आया, क्या क्या बोला था, डेरीदार हमने बोला था, माउंड लेयरिंग हमने बोला था, और स्टूलिंग हमने बोला था। तो ये तीन शब्द हमारे पास में किसके आ जाते हैं, डेरीदार के। तो अमरूद में एक परिवर्तन की विधि तो कौन सी आ गई आपके, माउंड लेयरिंग या डेरीदार आ गई। दूसरी विधि की हम बात करें तो एयर लेयरिंग की भी अपनाई जाती है। कौन सी अपनाई जाती है, एयर लेयरिंग विधि भी अपनाई जाती है, हवाई दाब भी अपनाई जाती है। तो दोनों विधियां आपको याद रखना है। अमरूद में परिवर्तन या प्रोपोगेशन किन किन के द्वारा होता है, तो अमरूद में एक तो डेरीदार के द्वारा होता है और दूसरा आपके एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम इसके वैरायटियों के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं अमरूद की वैरायटियां। जो बेटा अमरूद की वैरायटियों में सबसे पहले वैरायटी हम देख लेते हैं सरदार। कौन सी वैरायटी देखते हैं, सरदार, यानी हम कहते हैं L49, पढ़ा होगा आपने। L49 जो वैरायटी है उसका दूसरा नाम क्या है, सरदार है। तो यहाँ पर इसमें अमरूद का प्रमुख रोग होता है, वो अमरूद का प्रमुख रोग कौन सा होता है, विल्ट रोग होता है। अमरूद का प्रमुख रोग कौन सा है, विल्ट। तो आपके L49 जो वैरायटी है या सरदार वैरायटी है, ये क्या है, विल्ट के प्रतिरोधी वैरायटी है। विल्ट प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी हो गई आपके पास में, सरदार या L49 हो गई। उसके बाद देखिए बेटा हम बात करें अर्का मृदुला की। अर्का मृदुला मैंने आपको अनार पढ़ाया था, और अनार पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था। एक वैरायटी आई थी हमारे पास में मृदुला। कौन सी वैरायटी आई थी, मृदुला। वो हमारे किसकी है, पोमोग्रेनेट की है, यानी अनार की है। और यहाँ पर हमारे पास में वैरायटी कौन सी आ गई, अर्का मृदुला। अर्का मृदुला क्या होती है, एक प्रकार की बोनी किस्म है। अर्का मृदुला क्या है, एक प्रकार की बोनी किस्म है, बिल्कुल क्या है, छोटी किस्म है। उसके बाद बात करूं मैं चित्तीदार। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखिए चित्तीदार। चित्तीदार जो वैरायटी है, इस चित्तीदार वैरायटी की विशेषता थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है। चित्तीदार यानी जो अमरूद की सतह होगी, जो बाहरी आवरण होगा, उस बाहरी आवरण पर यानी चकते पाए जाएंगे, धब्बे पाए जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या कह दिया, इसको चित्तीदार कह दिया। तो यहाँ पर आप बता देना, सतह पर लाल रंग के धब्बे, सतह पर किस प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं, लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखते हैं बेटा ललित। हमारे पास में वैरायटी कौन सी आ गई, ललित। देखो ललित जो वैरायटी है, इस ललित वैरायटी की विशेषता क्या होती है, तो हमारे पास में आता है यानी जो इसका पल्प होता है, गुदा होता है, वो पल्प या गुदा किस प्रकार का होता है, रेड कलर का होता है। किस प्रकार का होता है, रेड कलर का होता है। याद रखना, ललित का जो गुदा होता है, वो ललित का गुदा किस प्रकार का होता है,
रेड कलर का होता है। तो पूछा जा सकता है रेड कलर यानी रेड पल्प वाली वैरायटी है, तो रेड पल्प वाली वैरायटी कौन सी आ गई आपके पास में? ललित आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में श्वेता, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। फिर अपने पास में आती है इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सुर्ख। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम देखते हैं पंत प्रभात, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट। यहाँ पर फिर आपको विशेषता देखनी है, बेहद कोकोनट किस प्रकार की वैरायटी है? इसकी सीडलेस वैरायटी है। याद रखना अमरूद की सीडलेस वैरायटी कौन सी होगी? बेहद कोकोनट होगी। सीडलेस वैरायटी कौन सी आ गई? बेहद कोकोनट वैरायटी आ गई। फिर आते हैं नेक्स्ट देखिए एप्पल कलर, नेक्स्ट वैरायटी में हमारे पास में यही वैरायटी कौन सी? एप्पल कलर। एप्पल कलर यानी जो गुदा होगा वो क्या होगा? गुलाबी रंग का होता है। पल्प होगा वो पल्प किस प्रकार का होता है? गुलाबी रंग का होता है, यानी जो सेव होती है उस सेव के समान होता है। तो याद रखिए जो आपका कौन सी वैरायटी? एप्पल कलर वैरायटी। उस एप्पल कलर वैरायटी का गुदा किस प्रकार का होगा? गुलाबी रंग का होगा। ठीक है, उसके बाद आती है हाइब्रिड, एक वैरायटी है हाइब्रिड। यह हाइब्रिड वैरायटी एक तो देखो अपने पास में आई इलाहाबाद सफेदा, इस इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस किसके साथ करवाया? L49 के साथ करवाया गया। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस करवाया गया L49 यानी सरदार के साथ में। तो हमारे पास में वैरायटी कौन सी आई? हाइब्रिड वैरायटी आ गई। कौन सी आ गई? हाइब्रिड वैरायटी आ गई। नेक्स्ट देखिए अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, अर्का अमूल्या आ गई, अर्का किरण आ गई। सफेद जाम, सफेद जाम ये वैरायटी किसकी है अपने पास में? अमरूद की वैरायटी आ गई। ठीक है, तो अमरूद की वैरायटियों के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर देखो इसमें एक चीज आती है और वो आती है बहार। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, शायद अनार में ये चीज मैं बताना भूल गया था, तो याद रखिए यहाँ पर अनार और अमरूद में बहार क्या है? बिल्कुल सेम है। अनार और अमरूद में क्या है? बहार बिल्कुल सेम है। तो इस चीज को आप देखिए बहार क्या होती है। सबसे पहले तो आपको देखना है बहार होती क्या है। तो जो भी आपके अनार और अमरूद हैं उनमें फूल आने की जो क्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बहार के नाम से जानते हैं। यानी जो पुष्पन क्रिया हो रही है वो पुष्पन क्रिया किस नाम से हो रही है? बहार के नाम से जानते हैं उसको। बहार तीन प्रकार की होती है, एक होती है अम्बे बहार, दूसरी होती है मृग बहार और तीसरी होती है हस्त बहार। कौन कौन सी बहार होती है हमारे पास में? एक आ गई अम्बे बहार, दूसरी आ गई हमारे पास में मृग बहार और तीसरी आ गई हमारे पास में हस्त बहार। इनमें एक तो आपको बेटा याद रखना पुष्पन का समय, एक तो क्या कौन सा समय रखोगे? पुष्पन का समय याद रखोगे और एक बेटा आप याद रखोगे फलन का समय। पुष्पन और फलन का समय आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं, हमारे पास में हम ये कहते हैं कि राजस्थान की दृष्टि से सबसे जो उपयुक्त बहार होती है वो सबसे उपयुक्त बहार हमारे पास में कौन सी आ गई? मृग बहार। कौन सी आ गई बेटा? मृग बहार हमारे पास में है राजस्थान की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने बता दिया राजस्थान के लिए बेस्ट। अब राजस्थान के लिए बेस्ट क्यों हुई बेटा? तो ध्यान रखिए यानी जो वर्षा ऋतु है उस वर्षा ऋतु में क्या होता है? इसका पुष्पन होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? इसका पुष्पन होता है। दूसरी चीज देखो थोड़ा सा अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएगी आपको, इनको रटना नहीं है, बिना रटे हुए आपको याद करवा दूंगा मैं।
यहाँ पर हम बात करें तो देखो मृग बहार हुई, उस मृग बहार में जो फ्लोरिंग की क्रिया होती है वो फ्लोरिंग की क्रिया कब हो रही है? वर्षा ऋतु में हो रही है। तो यहाँ देखिए नंबर एक चीज आप लिख दीजिए, वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो क्या होता है? जुलाई अगस्त का होता है। कौन सा समय अपने पास में आया? जुलाई अगस्त आ गया। दूसरी चीज आप ये भी तो बेटा याद रख सकते हो कि अम्बे बहार उपयुक्त तो क्यों नहीं रहती है? तो ये याद रखना कि अम्बे बहार में जो फलन होता है वो फलन कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। और फलन वर्षा ऋतु में होने के कारण से क्या हुआ बेटा? जो भी फल थे उनमें रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ गया। क्या हो गया? रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ गया। रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ने से जो भी अपने पास में फल आया उसकी क्वालिटी खराब हो गई। तो हमारे पास में अम्बे बहार के फल उपयुक्त नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? कि इनका जो फलन होता है वो वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। और वर्षा ऋतु में फलन होने के कारण से रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और फल की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो वर्षा ऋतु का समय यानी अम्बे बहार है वो फलन का समय यहाँ पर आया, वो क्या आ गया? वर्षा ऋतु। अर्थात हमने क्या लिख दिया बेटा? जुलाई अगस्त आ गया। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। दो समय हम लिख चुके। हमारे पास में हमने कहा कि राजस्थान के लिए बेस्ट जो बहार होती है वो बेस्ट बहार होती है मृग बहार। कौन सी बहार होती है? मृग बहार होती है। क्यों रहती है मृग बहार? क्योंकि मृग बहार में पुष्पन होता है वो वर्षा ऋतु में होता है और जो फलन होगा वो फलन क्या होगा? सर्दियों के अंतर होगा। ठीक है, तो वहां पर जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक चीज हमारे को याद आ गई, जुलाई अगस्त में इसका क्या हो रहा है? फ्लोरिंग हो रहा है। उसके बाद देखिए बेटा हमने कहा कि अम्बे बहार क्यों उपयुक्त नहीं रहती। तो अम्बे बहार के लिए हमने कहा कि जो इसके फल होते हैं वो क्या पकते हैं? जुलाई अगस्त माह में पकते हैं, यानी वर्षा ऋतु में पकते हैं। और वर्षा ऋतु में जो भी फल पकेगा उसमें क्या होगा बेटा? रोग व कीटों का प्रकोप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसमें रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। रोग व कीटों का प्रकोप अधिक, रोग व कीटों का प्रकोप अधिक किस बहार में जा रहा है? अम्बे बहार में। अब आगे देखिए अपने आप ये चीजें सारी चीज समझ में आ जाएगी, रटना तो था ही नहीं। हम कह रहे हैं जुलाई अगस्त जो समय है उस जुलाई अगस्त में जहां पर फलन होता है उनमें पुष्पन कब होता है? तो बसंत ऋतु में उनमें पुष्पन होता है। कब होता है पुष्पन? बसंत ऋतु में। लगभग आपको ये बताना है कि फलन के 4 माह पहले उसमें क्या होता है? पुष्पन होता है। कितने माह पहले होता है? 4 माह पहले पुष्पन होता है। तो यहाँ देखिए अम्बे बहार का जो पुष्पन का समय होगा वो हमारे पास में क्या आ गया? फरवरी मार्च आ गया। ठीक है, फरवरी मार्च क्या हो रहा है? पुष्पन आ रहा है अम्बे में। फलन कब हो रहा है? जुलाई अगस्त में हो रहा है। मृग बहार में फलन पुष्पन कब हो रहा है? जुलाई अगस्त में हो रहा है। और फल कब पक रहे हैं? नवंबर दिसंबर में पक रहे हैं। कब पक रहे हैं? नवंबर दिसंबर में, यानी लगभग सर्दियों के अंदर पक रहे हैं। यहाँ दो चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं तीसरी चीज के ऊपर। देखो जहां पर आपके मृग बहार में फलन होता है उस समय के आसपास आप क्या होता है? हस्त बहार में पुष्पन होता है। कब क्या होता है? हस्त बहार में पुष्पन, यानी सितंबर अक्टूबर में क्या होता है? पुष्पन का समय होता है हस्त बहार में। और वो पकेंगे कब? अम्बे बहार वाले समय पर, पुष्पन वाले समय पर। तो यहाँ पर आप वापस लिख दीजिए फरवरी मार्च। ठीक है, तो आपके पास आ गया अम्बे बहार पुष्पन फरवरी मार्च, फलन जुलाई अगस्त। मृग बहार जुलाई अगस्त में फ्लोरिंग, फ्रूटिंग कब हो रही है? नवंबर दिसंबर में। हस्त बहार में फ्लोरिंग कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर में। और फलन कब हो रहा है? फरवरी मार्च में। राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बेस्ट बहार कौन सी हो गई? आपके मृग बहार हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम इसके रोगों के ऊपर। अनार और अमरूद में दोनों में बहार सेम है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। रोगों की मैं बात करूं तो रोगों में पहला रोग हमारे पास में आता है विल्ट या उगटा या मुरझान। देखो बेटा तीनों नाम आ सकते हैं, विल्ट भी आ सकता है, उगटा भी आ सकता है और मुरझान भी आ सकता है। विल्टिंग जो पॉइंट पढ़ते हो आप, मुरझान, तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। यहाँ पर जो कवक आएगा
वो कवक कौन सा होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होगा। कवक का नाम हमारे पास में क्या आ गया? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होगा। लक्षण क्या प्रकट होता है? जो अमरूद का पौधा होता है वो एकदम से क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ठीक है, अब बात करूं मैं विल्ट के बाद में दूसरा रोग हमारे पास में आता है एंथ्रेक्नोज। दूसरा रोग हमारे पास में कौन सा आ गया? एंथ्रेक्नोज आ गया। एंथ्रेक्नोज मैंगो में आपने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आपने? मैंगो में ही पढ़ा था। आपके नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत भी आपने पढ़ा था। उसके बाद आते हैं अपन इसके कीटों के ऊपर। तो इसका जो कीट है वो एक तो कौन सा आता है? फल मक्खी। कौन सा कीट आता है? फल मक्खी। और दूसरा कीट का प्रकोप होता है छाल बख्शा कीट। यदि पूछ लिया जाए अमरूद का मेजर पेस्ट कौन सा है, मुख्य कीट कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा? फल मक्खी बताना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विकार। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत हम देखते हैं अमरूद का ब्रोंजिंग रोग। अमरूद का ब्रोंजिंग या काशन रोग। अमरूद का ब्रोंजिंग या काशन रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। याद रखिए ब्रोंजिंग को काशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काशन। उसके बाद बात करूं मैं लिटिल लीफ की। कौन सा फिजियोलॉजिकल आया हमारे पास में? लिटिल लीफ। जब मैंने नींबू पढ़ाया था तब आपको ये भी बताया था कि नींबू कुल को छोड़कर जहां पर भी लिटिल लीफ आ जाए वहां आप क्या करोगे? जिंक करोगे। बाकी नींबू में आपको क्या करना था? कॉपर करना था। ठीक है, तो अमरूद का जो लिटिल लीफ रोग हो रहा है वो लिटिल लीफ रोग भी किसके कारण हो रहा है? जिंक की कमी के कारण हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम फलों का फटना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फलों का फटना। देखो जहां पर भी हमने फलों का फटना पढ़ा वहां पर हमने बोरोन पढ़ा। क्या पढ़ा? बोरोन पढ़ा। लेकिन अमरूद का जो फलों का फटना होता है वो किसके कारण से होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। ये याद रखोगे, अमरूद में फलों का फटना जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलो इसमें एक चीज आप और याद रखोगे। देखो जो अमरूद है उस अमरूद की ट्रेनिंग यानी संदाई जो होती है वो कौन सी विधि के द्वारा की जाती है? तो अमरूद की जो ट्रेनिंग होती है वो केंद्रीय पर्व विधि के द्वारा की जाती है। ट्रेनिंग, अरे ट्रेनिंग का मतलब क्या था? ट्रेनिंग का मतलब था हम जो भी पौधा है उस पौधे को आकार देने के लिए हम क्या करेंगे? एक उचित कटाई छटाई करेंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग कह रहे हैं। और ये ट्रेनिंग कौन सी विधि के द्वारा, तो इस ट्रेनिंग की जो विधि है वो अमरूद में कौन सी अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा अग्र पर्व प्रणाली। अग्र पर्व प्रणाली और एक होता है केंद्रीय पर्व प्रणाली। इन दोनों के द्वारा अपन क्या करते हैं? यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन दोनों में से जो बेस्ट आएगी वो आती है अपने पास में केंद्रीय पर्व प्रणाली। ठीक है, ये हमने देखा अमरूद। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट फ्रूट है वो लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।